बड़ी आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पॉलीसेकेराइड्स का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? पॉलीसेकेराइड्स का। पॉलीसेकेराइड्स जैसा कि क्लासिफिकेशन में ही हमने आपसे बताया था कि इसको क्लासिफिकेशन में शुगर और नॉन शुगर दो भागों में इसको डिवाइड करते थे। जैसे अगर यहाँ पे देखा गया था, अगर आप शुगर की क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करते हैं तो शुगर में क्या हुआ था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक हुआ था, ये कार्बोहाइड्रेट्स की लिए बात बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर देखा जाए तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ था, तो वो हुआ था आपका किसमें? शुगर में और नॉन शुगर में। तो शुगर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? शुगर में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स पढ़ी, डाइसेकेराइड्स पढ़ी, और इसके बाद जो है ओलिगोसेकेराइड्स में आपने ग्लूकोज के विषय में, फ्रक्टोज के विषय में, इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ा जो कि डायरेक्ट हमको शुगर प्राप्त होती है, जिनका स्वाद जो है मीठा होता है और ये रवेदार होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स में दूसरा सेक्शन आपका आता है जो रहता है, उसे कहते हैं नॉन शुगर कहते हैं। ये नॉन शुगर क्या है? नॉन शुगर वो होते हैं जो बेरवेदार होते हैं और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और स्वाद में मीठे नहीं होने के कारण ये जो है, अच्छा इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे अगर इसी को हम डिवाइड करें तो इसको भी हम दो भागों में जैसे डिवाइड कर सकते हैं, होमो और हेटेरो में। किस में कर सकते हैं? जैसे ये तो मान लीजिए पॉलीसेकेराइड्स है, इसको हम नॉन शुगर को पॉलीसेकेराइड्स भी कर सकते हैं, या नॉन शुगर को हम अगर दो भागों में डिवाइड करें तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपली रूप से कार्य करते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इस भाग में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि नॉन शुगर के अंतर यानी अशर्करा के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स होता है जिसको हम नॉन शुगर कहते हैं। नॉन शुगर में ये दो भागों में डिवाइड होती है। अगर हम यहाँ पे देखें इस चीज़ को नॉन शुगर के आधार पे देखें तो नॉन शुगर या पॉलीसेकेराइड्स, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका होमो पॉलीसेकेराइड्स और दूसरा होता है हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। होमो पॉलीसेकेराइड्स और आपके हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? इसको हम एक्चुअली सच क्या है कि अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है, अगर बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो हम पॉलीसेकेराइड्स को क्या कहते हैं कि ये क्या होता है कि मोनोसेकेराइड्स का पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स का पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स होता है, अथवा ग्लाइकन्स भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है। इसका निर्माण जो है ग्लूकोज के या मोनोसेकेराइड्स के यन अणुओं के जुड़ने के उपरांत। मैंने आपसे बताया था यन क्या होता है। यन होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं। यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ पे होगा कि नंबर ऑफ आपके मोनोसेकेराइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डाइसेकेराइड कौन से होते हैं, वो इनके सहयोग के बाद, जुड़ने के बाद, उसमें से अगर आप देखेंगे तो जल के यन अणु यानी कि जल के यन अणु जो बाहर निकलते हैं, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, एक यन जहाँ पे कि मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? वो जुड़ते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें वाटर जुड़ता बाहर निकलता है। ये जुड़ने का काम करते हैं, ये निकलने का काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स में, जैसे अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें अभी, तो मान लीजिए क्लासिफिकेशन है, अगर हम पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स को बात करने के लिए इसका अगर फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं इसको हम बात देख लेते हैं। देखने के लिए ये किस प्रकार से सहयोग करते हैं। मैं पॉलीसेकेराइड्स की बात कर रहा हूँ। पॉलीसेकेराइड्स में आप देखिए कि
ये जो यन अणु हैं वो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यन अणु कैसे निकल रहे हैं इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यन आपके मोनोसेक्राइड्स हैं। अब यन मोनोसेक्राइड्स हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि H2O क्या होगा, मैंने आज बताया था कि यन H2O बाहर निकल आएगा। तो बाहर निकल आए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आता है, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा C6H10O5 ये बचेगा। ये क्या होता है, ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये क्या है, ये आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और ये पॉलीसेक्राइड्स आपस में सहयोग करके सेलुलोज का निर्माण करना, स्टार्च का निर्माण करना, वो सारी चीज़ों का निर्माण करना जिसका उपयोग हम पौधों के माध्यम से अपने जीवन काल में करते हैं, जीवन में करते हैं या रहते हैं। इस प्रकार अब ये जुड़ते कितने हैं और इसी को जो ये जुड़ने की प्रवृत्ति है जो आप ये देख रहे हैं C6H10O5, इनकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, अधिक होने का मतलब ये है कि इनकी जो मात्रा होगी वो 12 से लेकर के 200 तक हो सकती है। यानी कि हम इनकी संख्या की बात करें तो 2 से लेकर के 200 तक के मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि इनमें अणुओं की जो मात्रा होगी, संख्या होगी, वो 2 से 10 तक की 2 से 200 तक के निर्माण में पॉलीसेक्राइड्स भाग लेते हैं। अगर हम अब इनको मैंने आपसे बताया था कि नॉन शुगर को हम किस में डिवाइड करते हैं। नॉन शुगर को हम डिसाइड करते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स में और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में आपके, और इसी दूसरे नाम से हम आपसे बताया था, अभी चूँकि चर्चा हुई है कि इसको हम मोनोसेक्राइड्स का पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स कहेंगे अथवा ग्लाइकन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकन्स कहेंगे। तो यही ग्लाइकन्स क्या करती है कि इनके साथ जुड़ना प्रारंभ करती है। जैसे ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ें जो बनेगी, अगर हम इनको डिवाइड करें, इनको देख लेते हैं, नॉन शुगर को या हम पॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हेटेरो। होमो के अंतर्गत वो आपके जितने भी, अगर इसको हम देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें 2 भागों में, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकेन्स। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकेन्स, और फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है तो क्या हो जाएगा, ग्लैक्टेंस। फ्रक्टोज है तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टेंस। अब जैसे ग्लूकेन्स है, अब ये ग्लूकेन्स अगर है तो ग्लूकेन्स में कौन कौन से आ सकते हैं, ग्लूकोन्स के माध्यम से कौन कौन से कंपाउंड्स पॉलीसेक्राइड्स में निर्माण कर सकते हैं। तो वो होता है आपका स्टार्च, आपका ग्लाइकोजन, आपका जो है सेलुलोज, इसी के माध्यम से हम ये लेते हैं, इसी के अंतर्गत ये आ रही है। तीसरा होता है आपका सेलुलोज और इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ग्लूकोज से रिलेटेड होती हैं। अगर हम ग्लैक्टोज से रिलेटेड बातें करें तो ग्लैक्टोज से रिलेटेड अगर होंगी तो क्या होंगी, अगर हो जाएगी, पेक्टीन हो जाएगी, और आपका जो है अगर देखा जाए तो ग्लैक्टेंस के रूप में भी ऑलरेडी इसी फॉर्म में भी प्राप्त होती हैं। अगर देखा जाए तो ग्लैक्टेंस के फॉर्म में भी ये प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से आपका जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में क्या है, इनुलिन प्राप्त होता है, इनुलिन प्राप्त होता है। और इनुलिन प्राप्त होने के बाद अब ये इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे फ्रक्टोज था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनोज से जो है मैननेंस का निर्माण होता है, जहाँ पे ईस्ट का निर्माण होती है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से आपके जो कहा जा सकता है कि होमो पॉलीसेक्राइड्स में ग्लूकेन्स के द्वारा, ग्लैक्टेंस के द्वारा, फ्रक्टेंस के द्वारा जो निर्माणक हैं वो इन सब यौगिकों के थ्रू निर्माण की जाती हैं। इसी प्रकार से आपका जो हेटेरो है, हेटेरो में आपका जो निर्माण होता है
वो होता है हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज का होता है, गम्स का होता है, और इसी प्रकार से आपका म्यूरिन का होता है इत्यादि। हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स में भी इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इसमें बेसिकली जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जो आपका पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स आपका रंगहीन बेरवेदार यौगिक होते हैं और इनका कोई स्वाद नहीं होता है। मैं आपसे बता दूं कि जब हम रोटियों का इस्तेमाल करते हैं या रोटियां कोई इस तरह की चीज़ें खाते हैं जहां पे कि पॉलीसेकेराइड्स कंडीशन पे हैं, तो उनमें आप देखेंगे मुख में डालेंगे तो रूखापन महसूस होता है। आप जल्द से जल्द उस चीज़ को मीठे स्वाद में बदल नहीं पाते हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दें, एक छोटा सा कार्य करने के लिए दें, तो संभवतः अगर आप करेंगे तो आपको उसका स्वाद भी देखने को मिलेगा। वो स्वाद क्या है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे रोटी को आपने मुख में डाल दिया है, तो डालने के बाद जब हम अपने दांतों से कुछ समय के लिए उसे मसलते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस जो रूखी रोटी हमको दिख रही थी उसमें हल्का हल्का स्वाद महसूस होने लगता है, हल्का मीठा स्वाद महसूस होने लगता है। और जब मीठा स्वाद महसूस होने लगता है, वही क्या होती है कि जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं वो टूट करके डाई और मोनोसेकेराइड्स में, यानी कोई भी चीज़ होगा वो टूटेगा कैसे, जैसे अगर वहाँ से पॉली है तो पॉली के बाद वो डाई में ट्राई में टूटेगा, और डाई के बाद फिर इसके बाद क्या होगा, वो मोनो में आएगा। और जब यहाँ पे पहुँचता है, मोनो के पास पहुँचता है, तब इसका स्वाद मीठा, यानी डाई से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने पर ये पूर्णतः आपको मीठा या कार्यरत कार्य में प्रारंभ हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि जब भी किसी भी कंपाउंड्स का, पॉलीसेकेराइड्स कंपाउंड्स का निर्माण होगा, चाहे वो ग्लूकेन्स होंगे, चाहे वो ग्लाइकेन्स होंगे, चाहे वो एनुलिन होगा, या फिर जो है ग्लाइकोजन होगा, सेलुलोज होगा, स्टार्च होगा, जिनका भी आप निर्माण करने की कोशिश करते हैं, निर्माण होती है, वो मोनोसेकेराइड से ही प्रारंभ होती है। मोनोसेकेराइड से पहले वो 2 या 2 से अधिक जो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के उपरांत वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो डाइसेकेराइड्स का निर्माण करेंगे। यही डाइसेकेराइड्स जो है निर्माण करेगा, पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करता है। तो ये एक दूसरे से एक चैन के रूप में बने होते हैं, और यही एक कारण होता है कि इसमें से जब ये टूटते हैं पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर बाद में हमको एनर्जी देते हैं। इसके साथ साथ अब चूँकि पॉलीसेकेराइड्स में हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं ध्यान देनी है, हम इस पे स्टार्च पे ही चर्चा करेंगे। बेसिकली स्टार्च क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि स्टार्च क्या है और ये स्टार्च आता किस पे है। आपका होमी, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ग्लूकेन्स के थ्रू आपका स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है, ये तीनों इन्हीं के माध्यम से आता है। और इनका निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज से रिलेटेड होते हैं। ये टूटने के बाद, जैसे आपसे मैं यहाँ बता दूं कि होमो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें जब ग्लूकोज के माध्यम से आप देखेंगे, जो ग्लूकोन्स हैं, अब ग्लूकोन्स के थ्रू जब जितने भी ऐसे होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंतर कंपाउंड आएंगे जिनके टूटने के उपरांत हमें ग्लूकोज प्राप्त होगी, हम उन सबको ग्लूकोन्स के अंतर्गत रखेंगे। अब कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका स्टार्च, आपका ग्लाइकोजन, आपका सेलुलोज, ये सब टूटने के बाद ग्लूकोज से रिलेटेड अणुओं को देते हैं। तो इसमें से चूंकि ये क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, आपका ग्लूकान्स हो सकता है। और ये कैसे आप इस चीज़ को देखेंगे ग्लूकेन्स के थ्रू, जैसे आप देखेंगे तो ग्लूकेन्स बनेगा और ग्लूकेन्स
किसके लिए है? पॉलीसेकेराइड्स के लिए है। और इसका एक जब टूटते हैं तो क्या देते हैं या बनाते हैं तो क्या देते हैं? स्टार्च। इसके द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत स्टार्च का निर्माण होता है। ये स्टार्च करते क्या हैं? अगर हम सिर्फ स्टार्च की बात करें तो स्टार्च बनते कैसे हैं, हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि स्टार्च का निर्माण कैसे होता है और स्टार्च हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। आपसे बता दें कि ये पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं और होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आने के कारण इनको दो नाम से भी जाना जाता है, स्टार्च और एमाइलम। किससे होता है? वो एमाइलम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनमें मैं आपसे बता सकता हूँ कि पॉलीसेकेराइड्स वही होता है जिसमें मोनोसेकेराइड्स के असंख्य संख्याओं के साथ जो जुड़ा होता है उसमें से H2O बाहर निकल आता है। मैंने आपसे यहाँ भी बताया कि आपका N मोनोसेकेराइड्स का जुड़ना और N जल का बाहर निकलना ही आपके पॉलीसेकेराइड्स के निर्माण का कारण बनता है। इसके साथ साथ स्टार्च में क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च सेलुलोज को छोड़ करके स्टार्च प्रकृति में मात्रा में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। यह वनस्पति जीवन में अगर कही जाए तो विस्तार पूर्वक पाया जाता है और आप उसके लिए प्रायः एग्जाम्पल में जान भी सकते हैं किस में ज़्यादा होती हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, इन सब चीज़ों में जो है मक्का हो गया, स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इन्हीं स्टार्च से हम उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जैसे आलू से भी निकाल लेते हैं। मैं एक छोटा सा इसके लिए और एग्जांपल दूंगा आपको, अगर आप देखना चाहें तो निश्चित रूप से आप अपने घरों पे भी देख सकते हैं कि वो स्टार्च कैसे हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो आलू होता है, पोटैटो, यानी कि आलू को अगर हम जब काटते हैं तो आलू काटने के बाद नीचे आप देखेंगे कि अवक्षेप के रूप में कुछ चीज़ें, जैसे चिप्स बनाते हैं ना, चिप्स बनाते समय आप देखेंगे कि नीचे एक मटमैले कलर का अवक्षेप के रूप में कुछ पदार्थ ऐसी होती है जो नीचे जमती हुई चली जाती है। यदि उसे हम देखें तो वो आपका जो स्टार्च है उसमें उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, या वो स्टार्च ही होता है। उस चीज़ को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर करते होंगे तो साबूदाना आप जानते होंगे व्रतों में इस्तेमाल की जाती है और व्रत में लोग बड़े मन से इसका इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि उनके उस चीज़ को निकाल करके आप कर सकते हैं। या माड़ आप देखे होंगे, माड़ को भी आप यूज़ करते हैं अपने जीवनचर्या में। तो माड़ को आप करते क्या हैं कि आप जब लेते हैं तो लेने के बाद जब आप चावल को पकाते हैं तो एक तरल पदार्थ आप देखेंगे जो सफ़ेद रंग का जो आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देता है कि ऊपर की तरफ ये भारी मात्रा में बने हुए होते हैं और उन्हीं से उनका काम भी चलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अब स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च जो है देखा जाए तो स्टार्च क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, आर्द्रताग्राही तथा बेरवेदार पदार्थ होते हैं। ये ठंडे जल में अघुलनशील होता है, परंतु जल के साथ गर्म करने पर कोलाइडल घोल बना लेता है। कोलाइडल घोल की बात अगर की जाए या कोलाइड्स की बात की जाए तो कोलाइड्स होते क्या हैं? अगर आप लोग जानते होंगे, चूँकि पढ़ाया भी गया था कोलाइडल, तो कोलाइड्स क्या हैं? जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, जिनमें अणुओं की संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। आपसे बता दें कि कोलाइड्स में आप इसको किस रूप से देख लेते हैं। आप देखते होंगे कि चावल के द्वारा हम लोग जब हम चावल को उठाते हैं या मसलते हैं तो हमारे हाथों को लग करके उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है। तो जो चिपचिपा पदार्थ, चूँकि कोलाइड्स का जो आप देखेंगे अगर संक्षेप ही करते हैं तो आपको पता चलता है कि गोंद के समान कार्य करने वाले को हम कोलाइड्स कहते हैं। तो वो चिपचिपापन आती है। इसके साथ साथ गेहूं में आप देखते हैं जब चुनाव प्रचार या किसी पोस्टर को लगाना होता है तो हम गेहूं के आटे से जो है इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो जब इसका निर्माण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पानी थोड़ा सा और थोड़ा शक्कर मिला करके उसको जो गर्म कर देते हैं तो वो एक लेई का रूप ले लेता है। तो जो लेई का रूप ले रहा है उसी की बात ये कर रहे हैं कि उसके अंदर कोलाइडल कंडीशन की स्थिति बन जाती है और कोलाइडल स्थिति बनने के कारण ये और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। यह प्रकाश सक्रिय हैं और इनका जलीय विलयन
यानी जो जलीय विलयन होता है, आप लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, अब शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप भली बात जानते होंगे। तो ये क्या होता है कि जब इनका जलीय विलयन रखा जाता है, स्टार्च को जब जलीय विलयन के रूप में रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो क्लॉकवाइज उनकी मूवमेंट होती है। कहा जा सकता है कि द डेक्सो रोटेटरी पाई जाती है, दक्षिण भ्रामकता होती है। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो इनके अंदर जो भ्रामकता जिन डिग्री पे होती है वो धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है, या फिर आप बढ़ती हुई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होती है कि दक्षिण भ्रामक होता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बताऊं कि ये अगर केमिकल रूप से देखी जाए तो स्टार्च का जब आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो आयोडीन के साथ प्रक्रिया कराने पर नीला या लाल रंग देता है। मैं आपसे आगे चल के जब स्टार्च के विषय में और बताऊंगा तो आप उसको भी जानेंगे कि आयोडीन क्या करती है। कि आयोडीन जो है, जब हम एस्टिमेशन करते हैं आयोडोमेट्रिक मेथड से जब हम एस्टिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमको जब स्टार्च हम उस अपने सोल्यूशन में मिलाते हैं तो कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि नीला रंग वहाँ प्रदर्शित करती है और कुछ लाल रंग करती हैं। तो वो आप जब स्टार्च के प्रकार के विषय में जानना प्रारंभ करेंगे तब उसमें जो है इन सब चीज़ों का अध्ययन मिलेगा या रहता है। इसके साथ साथ क्या है कि ये फिर पुनः ऐसे चीज़ों जो कलर अपीयर होती है, अगर हम उसको एक निश्चित तापमान पे यानी कि 80 डिग्री, इसी जो इस लाल या नीला रंग दे रहा है आयोडीन के साथ क्या करता है कि ये नीला या लाल रंग देता है। इसको जब हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, तापमान पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये इसके कलर डिस्चार्ज खत्म हो जाते हैं, अलग हो जाती है। और स्टार्च का प्रयोग हम इसके लिए मैंने आपसे बताया कि आयोडोमेट्रिक मेथड से जब इसका एस्टिमेशन हम करते हैं शुगर का, तो उसमें हम स्टार्च का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्टार्च के 2 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्च की बात अगर करें तो स्टार्च के प्रकार, स्टार्च के प्रकार, या इसको कहा जाता है काइंड्स ऑफ स्टार्च। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्टार्च जो होता है अगर देखा जाए तो स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलोज, एक क्या होता है एमाइलोज, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है इसे हम अल्फा एमाइलोज के नाम से भी जाना जाता है, और अल्फा एमाइलोज के नाम से जाना जाता है। ये बनते कैसे हैं इस चीज़ को भी हम देखते हैं। अगर हम स्टार्च में एमाइलोज के विषय में पहले देखें, एमाइलोज के विषय में अगर हम पहली बार देखें तो यहाँ पे कैसे बनते हैं। ये एमाइलोज जो है इसमें अल्फा एमाइलोज इसको कहते हैं, और आयोडीन के साथ क्रिया करने पर ये क्या देता है, नीला। मैंने आपसे बताया था कि 2 ऐसे चीज़ों का निर्माण होता है, नीला और लाल। तो जो एमाइलोज होता है, जैसे आप एस्टिमेशन में एमाइलोज का प्रयोग करते हैं आयोडीन की एस्टिमेशन में, एमाइलोज स्टार्च का अगर उपयोग करते हैं तो नीला रंग देता है, और एमाइलोपेक्टिन का करते हैं यानी कि ये कौन सा देगा, ये नीला रंग देगा। किसके साथ, किसके साथ, आयोडीन के साथ। और ये लाल रंग देगा
आयोडीन के साथ। तो इन दोनों की ये भी विशेषता है। इसके साथ साथ एमाइलोज क्या होती है कि कार्बन 1 और कार्बन 4 से एक सीधी श्रृंखला में, कार्बन 1 और कार्बन 4 के एक सीधी श्रृंखला में ये जुड़ते हुए चले जाते हैं। और किससे, चूंकि मैंने बताया आपसे कि ग्लूकोज से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत सभी जो है ग्लूकोज ही जुड़ते हैं। और सभी ग्लूकोज जुड़ेंगे और ग्लूकोज यानी कि मोनोसेक्राइड्स जुड़ेंगे, और जुड़ते हुए वो जुड़ेंगे किससे, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4, यानी पहले कार्बन से चौथा कार्बन, पहले कार्बन से चौथा कार्बन, यह एक सीधी श्रृंखला में चले जाते हैं। एमाइलोज हमेशा एमाइलोज जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो एक सीधी श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हुए चली जाती है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर हम कल देखेंगे।